नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज ख़ास मुलाकात में हमारे साथ एक ख़ास व्यक्तित्व हैं, एक ख़ास पर्सनैलिटी हैं। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय खान, इस्पात, रोज़गार और श्रम मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी की, जो संगठन गढ़े चलो के नारे के साथ लगातार आगे बढ़े हैं। चाहे आप मध्य प्रदेश में उनकी राजनीतिक उड़ान को देखिए, और अब ये राजनीतिक उड़ान जो उनकी है ये दिल्ली में है। और दिल्ली में भी जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उनको जो डिपार्टमेंट्स दिए हैं, जो मंत्रालय उनको मिले हैं, खान और इस्पात, ये बेहद महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं। रोज़गार को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और श्रम की भी बात करें तो ये चार मंत्रालय जो हैं बेहद महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं। और मध्य प्रदेश का जो रिप्रेजेंटेशन है केंद्रीय मंत्रिमंडल में, उसमें काफ़ी अहम रोल के साथ और एक गरिमा के साथ नरेंद्र सिंह तोमर जी केंद्रीय मंत्री के रूप में अब अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। आज हमारे साथ हैं खास मुलाकात में नरेंद्र सिंह तोमर जी। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो बहुत धन्यवाद शरद जी। लगातार चुनौतियों से निपटना आपका स्वभाव रहा है, आप आगे बढ़ते रहे हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी है ये, और जिन परिस्थितियों में जिम्मेदारी है कि जन अपेक्षाओं का हिमालय भी सामने खड़ा है। ऐसे में इस चुनौती को, और मैं ये चुनौती की बात कर रहा हूँ तो मोदी सरकार की चुनौती की बात कर रहा हूँ, किस तरह से आप देखते हैं और कितने कमिटमेंट, प्रतिबद्धता के साथ पूरी करने की योजना है? भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में भी और देश में भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता ने बड़ी अपेक्षा के साथ सकारात्मक मैंडेट दिया है। यह मैंडेट निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही को बढ़ाता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी इस जवाबदेही को एहसास करता हूँ, महसूस करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार बनी। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मंत्रिपरिषद में एक सदस्य के रूप में मेरा चयन किया। जब विभागों का आवंटन किया तो काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग उन्होंने मेरे जिम्मे काम के लिए दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री जी का यह विश्वास मेरे जीवन में सौभाग्य का विषय है। एक और अहम सवाल ये है कि आपके पास जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे हम बात करें इस्पात मंत्रालय की, पीएसयू की एक बड़ी चुनौती आपके सामने है। सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं, ख़ासतौर से उनमें जो सरकार का निवेश का जो स्तर है, उसको लेकर बहुत सवाल उठते हैं। हालांकि ये अभी आपको देखनी है सारी चीज़ें, और निश्चित तौर पर आप नीतिगत जो फैसले होंगे, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि किस तरह से इसके लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी इसके लिए भी पहचाने जाते हैं, वो आपसे भी अपेक्षा करेंगे कि आप एक नई डेफिनेशन के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बात करें तो एक नई एनर्जी उनमें हो, एक नए सफलता के मंत्र की तरफ वो बढ़ें। मेरे पास जो मंत्रालय हैं उसमें खनन का क्षेत्र है जी, स्टील है जी, श्रम और रोजगार है जी। खनन और स्टील दोनों उत्पादकता के क्षेत्र हैं और इनका संबंध जीडीपी से भी है। खनन मंत्रालय का काम मुख्य रूप से राज्यों का है जी, लेकिन 53 ऐसे मिनरल हैं जी, जो केंद्र का विषय है। जी, केंद्र में जिनसे सहमति लेना होती है, केंद्र उन विषयों को सुनता है, अपनी सहमति देता है। खनन के क्षेत्र में ठीक प्रकार से दोहन किया जा सके और उससे राष्ट्र नवनिर्माण में विभाग का योगदान हो सके, यह हमारी प्राथमिकता है। खनन के क्षेत्र में फॉरेस्ट क्लियरेंस, एनवायरनमेंट क्लियरेंस, ये सब भी विषय हैं। नियमों के अंतर्गत इन विषयों को भी कैसे निदान तक पहुंचाया जा सकता है, यह भी हमारी कोशिश है। पर्यावरण के सवाल को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया और वो निर्णय के कारण बहुत सारे क्षेत्र में खनन प्रभावित भी हुआ जी। ऐसा ब्रीफिंग के दौरान मुझे मालूम पड़ा। हम लोग इस दिशा में कोशिश कर रहे हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय है उसके प्रकाश में और उसकी सीमा के अंतर्गत कैसे इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है,
वह कोशिश भी हम कर रहे हैं। स्टील उत्पादकता का क्षेत्र है, स्टील के क्षेत्र में भी उत्पादन बढ़े जी। उसमें भी माइंस का महत्वपूर्ण भूमिका है। तो वो विषय भी कुछ अभी अटके हुए हैं। जो शासकीय उपक्रम इस्पात के क्षेत्र में हैं उनमें कुछ उपक्रम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, कुछ उपक्रम उससे कम स्थिति में हैं, कुछ उपक्रम अच्छी स्थिति में नहीं हैं। जो अच्छी स्थिति में नहीं हैं उनका मैं विभाग के अधिकारियों के साथ बैठ के बातचीत किया हूँ, उनका हम अध्ययन करेंगे। उसके 3 प्रकार के रास्ते हो सकते हैं। एक, हम अपने दम पर उनका जी ठीक से रिहेबिलिटेशन करें जी। दूसरा, कुछ दूसरे निवेशकों को आमंत्रित करें जी। तीसरा, उनको बेच दें। हाँ। इस प्रकार के 3 धारणाएं हैं। लेकिन पहली कोशिश ये होगी क्या हम ठीक कर सकते हैं। हम ठीक कर सकते हैं तो हमारी कोशिश होगी हम स्वयं ठीक करें, और अगर ऐसा लगेगा कि हम ठीक नहीं कर सकते हैं तो अन्य विकल्पों पर विचार करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे जी। श्रम और रोजगार मंत्रालय यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस रोजगार मंत्रालय में देश के करोड़ों श्रमिकों का विषय रहता है जी। श्रमिकों के हितों का संवर्धन हो जी, संरक्षण हो। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार उसके प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। साथ ही साथ जो उद्योग हैं, उद्योगों को भी श्रम कानूनों के कारण किसी प्रकार की अड़चन न हो, यह भी सरकार का दायित्व सोचने का है। हमारी कोशिश होगी कि उद्योगों के भी हित को ध्यान में रखें, श्रमिकों के हित को कोई मार न सके, श्रमिकों के हितों को कोई छीन न सके, उनके हक को कोई चोट न पहुंचा सके, यह चिंता करना और इसको सुनिश्चित करना हमारी जवाबदारी है जी। इस दृष्टि से आवश्यक रहेगा तो कुछ कानूनों में परिवर्तन के बारे में भी हम लोग विचार कर रहे हैं। वो भी जब पूर्ण होंगे तो लोगों के सामने आएंगे। रोजगार सृजन की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण विषय है और आज की बड़ी समस्या भी है। भारतवर्ष हमारा सबसे युवा देश है जी। युवा है तो युवा के बेरोजगार हाथों को रोजगार चाहिए। इस विषय को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ताकत से उठाया भी है, समय की मांग और आवश्यकता भी है। रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरियों से नहीं दिया जा सकता, इसके लिए निजी क्षेत्र के उद्योग तेज़ी के साथ आगे आएं। ऐसे उद्योग आगे आएं जिनमें रोजगार का जनरेशन हो, बेरोजगार नौजवानों को काम मिले। थोड़ी क्या आपको चिंता भी होती है, क्योंकि हमने देखा कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में कई बड़े खनन घोटाले सामने आए, जिसमें कोल सेक्टर एक ऐसा था जिस पर बहुत सवाल उठे। एक पारदर्शी नीति, एक क्लैरिटी, क्योंकि आपके पास जो डिपार्टमेंट्स हैं खासतौर से इस्पात और खनन, यहाँ उद्योग, बड़े उद्योग समूहों का दबाव भी होगा मंत्रालय पर, आप पर। इसके लिए भी कुछ आपके जहन में है, कुछ चिंता के साथ आप ये भी रणनीति तैयार कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि पारदर्शिता वो मंत्र है जो सारी चीज़ों को किनारे कर सकता है? हमको इस मामले में बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि काम करते समय परिणाम देने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति आवश्यक है और परिणाम राष्ट्र हित में हो जी, यह आवश्यक है। नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं। मोदी जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के मामले पर जीरो टॉलरेंस की हम नीति को अपनाएंगे। उन्होंने जो कहा है उसका 100% अमल किया जाएगा। यूपीए गवर्नमेंट में जो कुछ भी गलत हुआ है, यदि वो संज्ञान में आएगा तो किसी भी प्रकार की कार्रवाई में कोताही नहीं बरती जाएगी। नरेंद्र मोदी जी की पर्सनैलिटी की तरफ मैं आता हूँ। लोग उनको, जो बीता 4-5 महीने का कैंपेन है, आम व्यक्ति की मैं बात करूँ तो उसमें नरेंद्र मोदी की एक व्यक्तित्व को लोगों ने देखा है। गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते लोगों ने जितना देखा है, गुजरात के लोग शायद उनको बेहतर समझते होंगे। अभी आपकी भी मीटिंग्स में जो आपने देखा, नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की बात करें, जैसा कहा जाता है बड़े दबंग हैं,
चीज़ों को क्लियर रखने के पक्षधर हैं, लेकिन एक नेतृत्वकर्ता के रूप में और ख़ासतौर से कैबिनेट के नेतृत्वकर्ता के रूप में आपने नरेंद्र मोदी जी को कैसा पाया, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं न सिर्फ आपसे बल्कि कैबिनेट के दूसरे साथियों से, और किस तरह का उनका एक आप लोगों से संवाद का मंत्र होता है या संवाद करने का जो एक तरीका होता है वो किस तरह का होता है? माननीय नरेंद्र मोदी जी से मेरा परिचय पुराना है जी। मैंने उनको संगठन मंत्री के रूप में और अपने राज्य के प्रभारी के रूप में भी देखा है। उनके साथ काम करने का अवसर मुझे मिला है। वो व्यापक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति हैं, निर्णय प्रक्रिया के प्रति काफ़ी दृढ़ हैं, आग्रही हैं जी। और जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री बन के गए तो पहले लोगों को आश्चर्य लगता था कि कोई संगठन मंत्री प्रशासक कैसे हो सकता है, लेकिन उन्होंने अपनी प्रशासनिक दक्षता का भी दर्शन सिर्फ गुजरात को ही नहीं कराया, समूचे देश को कराया। और उनकी प्रशासनिक दक्षता के कारण गुजरात मॉडल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। आपके कुछ कैबिनेट के साथियों के बारे में कांग्रेस ने और विपक्ष ने जिस तरह से उनकी शिक्षा की योग्यता को लेकर सवाल खड़े किए, जिसमें सबसे प्रमुख निशाना बनी स्मृति ईरानी, जिनके पास मानव संसाधन मंत्रालय है, जो मुरली मनोहर जोशी जैसे स्कॉलर स्टालवर्ट शिक्षा के एक बड़े ज्ञाता के रूप में वो सामने आते हैं। शायद इसलिए भी ये तुलना विपक्ष ने की। इसको आप किस रूप में देखते हैं कि ये जो फैसले किए गए ये शायद चौंकाने वाले फैसले भी हैं और विपक्ष को निशाना साधने का एक मौका भी मिला? देखिए, विपक्ष निशाना साधने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। वैसे नैतिक विपक्ष तो वो होता है जो पहले अपने गिरेवा में झांके और उसके बाद आरोप लगाए। विपक्ष जब आरोप लगाता है तो उसको सोनिया जी की योग्यता का भी ध्यान रखना चाहिए, राहुल गांधी की योग्यता का भी ध्यान रखना चाहिए। सर्टिफिकेट किसी पे है या नहीं है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। विभाग के प्रति समर्पण किसका कितना है, किसकी जानकारियाँ कितनी हैं, कौन कितना डिलीवर कर सकता है, यह महत्वपूर्ण है। जी जी। आपके रीजन की अगर मैं बात करूं और केंद्रीय खान मंत्री के रूप में आपकी भूमिका की बात करूं, हालांकि मुझे लगता है कि रेत का जो खनन है ये शायद राज्य का विषय है, जैसा आप कह रहे थे कि 53 उसमें मिनरल्स ऐसे हैं जो केंद्र का विषय होते हैं, लेकिन ग्वालियर चंबल रीजन में कुछ जगहों पर घड़ियालों की सेंचुरी जो है, एक अभ्यारण्य जो है, ये खुदाई खनन जिस तरह से चल रहा है, जिस पर कई बार आरोप भी लगते हैं, वो उसको नुकसान पहुंचा रहा है। आप अपने गृह प्रदेश में, अपने गृह अंचल में ये जो एक समस्या है जो काफ़ी बड़ी समस्या है कि घड़ियालों की सेंचुरी और बड़ा नेचुरल हैबिटाट है वहाँ घड़ियालों का, आप उसको रोकने के लिए भी कुछ पहल करेंगे या रिपोर्ट्स मंगवाएंगे ज़िला प्रशासन या राज्य सरकार से? आप देखेंगे चीज़ें? देखिए, मैं ग्वालियर चंबल संभाग का रहने वाला हूँ और मेरी आदत है कि मैं किसी गफलत में फंसता नहीं, किसी में इन्वॉल्व रहता नहीं, इसलिए बहुत शांति से सुनता भी हूँ और विषय को निराकृत करने की दिशा में जितना किया जा सकता है करने का प्रयत्न करता हूँ। कई बार कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो चोरी को प्रश्रय देती हैं जी। उन प्रक्रियाओं को बदलने के बारे में विचार होना चाहिए जी। ग्वालियर के मुरैना अंचल चंबल के क्षेत्र में ऐसा कोई बहुत खनन माफिया नहीं है। चंबल है, चंबल ग्वालियर चंबल संभाग में लगभग 350 किलोमीटर बहती है, वहाँ घड़ियाल हैं। घड़ियालों का संरक्षण हो यह अत्यंत आवश्यक है, लेकिन बड़ी मात्रा में रेत है। अब वहाँ से रेत का खनन उसके कारण नहीं हो पा रहा है जी। एक मानव स्वभाव भी है, घर के सामने कोई चीज़ पड़ी है तो लोग उसको उठा लेते हैं, तो इसलिए इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। कुछ लोग जीविकोपार्जन के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन अवैध उत्खनन किसी भी प्रकार का हो वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए कानूनी रूप से सख्ती होनी चाहिए और मुझे लगता है मध्य प्रदेश सरकार ने कानूनी रूप से सख्ती करने में काफ़ी कोशिश की है। जी जी। मध्य प्रदेश की तरफ मैं आता हूँ और अंतिम सवालों की तरफ मैं रुख करता हूँ। तो मध्य प्रदेश
आपका अपना गृह प्रदेश है, मध्य प्रदेश को आप बखूबी समझते हैं। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दूसरा कार्यकाल रहा था आपका, और वो भी एक सक्सेसफुल कार्यकाल रहा। बल्कि लोग तो ये भी कहते हैं कि आप एक मैस्केट हैं, एक प्रतीक हैं शुभता के, कि जब आप आते हैं तो बेहतर परिणाम लेकर आते हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, यहाँ से जाने का कुछ रंज भी है मन में, और एक बड़ी जिम्मेदारी को लेकर गए हैं, तो निश्चित तौर पर आपके प्रशंसक, समर्थक, पार्टी के कार्यकर्ता प्रसन्न भी हैं कि तोमर साहब एक बड़ी जिम्मेदारी की तरफ दिल्ली में गए हैं। और क्या मन में साध बचती है एक राजनेता के नाते कि किस तरह से संगठन हो गया? मध्य प्रदेश में सीनियर मंत्री रहे आप, और जहाँ तक मुझे याद आता है सोमनाथ चटर्जी साहब ने आपको बेहतर प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत भी किया था, और अब केंद्रीय मंत्री के नाते एक बड़ी जिम्मेदारी। तो कोई और ख्वाहिश, कोई और चीज़ की कोई और चुनौती जो नरेंद्र सिंह तोमर का आगे इंतज़ार कर रही हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मुझे इस मध्य प्रदेश में अपना दायित्व निर्वहन करने का अवसर पार्टी ने दिया। यह संयोग है कि जब मैं अध्यक्ष रहा तो विधानसभा के परिणाम, लोकसभा के परिणाम बहुत अच्छे आए, और मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लोगों की अपेक्षा थी उससे अधिक आए। अब मैं अध्यक्ष हूँ तो इस नाते लोग मुझे बधाई भी देते हैं, उसका श्रेय भी मुझे देते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि इस श्रेय का कोई असली हकदार है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गली मोहल्ले में 365 दिन काम करता है, लोगों के लिए लड़ता है, संघर्ष करता है। उसके संघर्ष और उसके कृत्य के कारण भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ता है, वह जीत का कारण बनता है। इसलिए असली हकदार तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। जहाँ तक मेरी ख्वाहिश का मामला है, मैंने पूर्व में भी कहा कि मैं अपनी भूमिका का निर्धारण कभी नहीं किया हूँ और आगे भी नहीं करूँगा। पार्टी जो भूमिका दे उस भूमिका का ठीक प्रकार से निर्वहन हो जाए, इसके लिए सबसे आशीर्वाद और दुआएं और शुभकामनाएं इकट्ठे करता रहता हूँ। इससे आपको नहीं लगता कई बार नुकसान हो जाता है आपको? आप कभी मुरैना भेज दिए जाते हैं, कभी आप ग्वालियर आ जाते हैं, कभी प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में आ जाते हैं, और लोग यही देखते हैं कि अगली भूमिका क्या होगी तोमर साहब की। नहीं, अच्छा है। देखिए क्या है, ये मेरा सौभाग्य है कि पार्टी शुरू से इस प्रकार का निर्णय करती आई, और इस प्रकार का निर्णय हो सकता है व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से अपने बारे में विचार करे तो ठीक न लगे, लेकिन जब पार्टी विचार करती है तो पार्टी ये विचार करती है कि कहाँ कौन जीत को सुनिश्चित कर सकता है। मैं जब पार्षद का चुनाव लड़ा 1983 में जी, तो मेरे अध्यक्ष भाऊ साहब पोदनीस थे, मैं युवा मोर्चे का अध्यक्ष था जिले का। तो मैंने भाऊ साहब से कहा कि मुझे आपसे कुछ समय बात करने के लिए चाहिए। युवा मोर्चे के कुछ कार्यकर्ता हैं जो चुनाव जीत सकते हैं, उनका सुझाव मैं आपको देना चाहता हूँ। पार्टी के नेतृत्व का बड़ा मन व्यापक था, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपके साथ एक आध घंटा नहीं, मैं 6-7 घंटे बैठना चाहता हूँ। तो मैंने कहा 6-7 घंटे मैं क्या करूँगा? बोले मैं 2-4 लोगों के सुझाव आपसे नहीं लेना चाहता, 52 सीटों पर तुमसे डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम लोगों का काफ़ी मूवमेंट है शहर में और तुम सभी क्षेत्र के बारे में जानकारी रखते हो। यह मेरे लिए बहुत जवाबदारी महसूस करने वाला क्षण था। वो मेरे अध्यक्ष थे तो उनके साथ मैं बैठा, चयन हुआ। मैं जिस क्षेत्र से उम्मीदवार हो सकता हूँ उस क्षेत्र के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा कि यहाँ उम्मीदवार कौन होगा। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे नाम की बात चलती है, मेरा घर यहाँ है, और इसलिए इस पर अगर मुझे पूछेंगे तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि शायद मेरी राय वाइज्ड हो। तो भाऊ साहब ने मुझे कहा कि मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारी राय किसी भी प्रकार से गलत नहीं हो सकती, पार्टी के हित में होगी, और इसलिए तुम इस वार्ड के बारे में अपनी राय दो। तो स्वाभाविक रूप से जो मेरी पार्टी की परंपरा है उसमें मैंने अपने को छोड़कर 2 नाम सुझाए, और उन्होंने कहा 2 में से अगर एक करना हो तो कौन होगा? तो जो नाम था वो मैंने सुझाया, उन्होंने उसी को तय कर दिया। जी।
और 51 टिकट तय हो गए। और उसके बाद एक टिकट बचा, एक नया वार्ड बना था, वो मेरा कार्य क्षेत्र भी नहीं था, बहुत ही दूरस्थ इलाका था। तो मुझे रात में अपने नेताओं ने बुलाया और मुझको कहा कि तुम यहाँ से चुनाव लड़ो। तो मैंने कहा कि ठीक नहीं लगेगा, लोग सोचेंगे जहाँ मैं लड़ सकता था वहाँ लड़ा नहीं जी। और लोगों को ऐसा लगेगा कि नरेंद्र को टिकट ही चाहिए था, इसलिए कहीं से भी तैयार हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, यहाँ कोई जीत नहीं सकता, हमने बहुत विचार किया है, तुम लड़ोगे तो चुनाव जीतोगे। तो मैं लड़ने गया। हाँ। लड़ने गया तो मैं अच्छे वोट से चुनाव जीत भी गया। फिर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने की बात आई 93 में जी। तो मैं मुरार क्षेत्र में रहता हूँ, वही मेरा कार्य क्षेत्र था। वहाँ ध्यानेंद्र सिंह जी राजमाता जी के भाई हैं, वो चुनाव लड़ते थे। मैं वहाँ से चुनाव लड़ूं ऐसा सोच भी नहीं सकता था, कि मुझे मालूम है वो सक्षम नेता थे, तो क्यों लड़ना चाहिए। मैं युवा मोर्चे का काम करता था, अपना मस्त था। तो पार्टी ने मुझको एक दूसरा क्षेत्र था जो ट्रेड यूनियन का क्षेत्र था, हमारे लिए कठिन क्षेत्र था, तो पार्टी ने कहा कि यहाँ लड़ो। तो मैं छत्तीसगढ़ में था उस समय, तो मुझे टिकट फाइनल हुआ। अंतिम 2-3 सीटें मध्य प्रदेश की बची थी, वहाँ लड़ने गया मैं। वहाँ 2 चुनाव लड़ा जी। फिर पिछले बार जब मैं अध्यक्ष था तो मैंने फैसला किया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा विधानसभा का, क्योंकि चुनौती थी। लोगों को लगता था भाजपा की सरकार दूसरी बार नहीं बनती है जी। और मैंने सोचा मेरा क्षेत्र भी मेरे दिमाग में रहेगा, तो बार बार मैं उस तरफ सोचूंगा, तो इसलिए छोड़ दो। तो मैंने छोड़ दिया। फिर मुझे राज्यसभा में जनवरी में भेजा गया 9 में। तो जनवरी में राज्यसभा में गया तो लगता था कि चलो अब यहाँ समय रहेगा तो अपन कुछ हाउस में काम करेंगे। फिर 9 अप्रैल में चुनाव आ गया लोकसभा। तो मुरैना सीट काफ़ी घाटे की सीट थी, हम 8 में से 6 विधानसभा सीट हारे हुए थे जी। तो फिर पार्टी ने, हमने सारी सीटों पर विचार किया, मुरैना सीट पर भी विचार किया। अंतोगत्ता मेरे सामने बात नहीं चलती थी, लेकिन पार्टी को ऐसा लगता था कि मैं लड़ूंगा तो शायद जीत सकता हूँ, बाकी किसी को लड़ाएंगे तो जीतना कठिन होगा। तो पार्टी ने फिर मुझे कहा कि भाई ये 1 सीट बढ़ सकती है। मुझे कुछ अपने और वरिष्ठ लोगों ने कहा कि क्यों रिस्क लेना चाहिए, तो मैंने कहा मैं रिस्क नहीं लूँ तो मैं ये कैसे कहूँ कि यहाँ कोई और जीत जाएगा। तो मैं ही अध्यक्ष हूँ। जी जी। अब मैं ही अगर गलत इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ कि नहीं नहीं मुझे छोड़ो आप तो फलां को दे दो, तो इसका मतलब मैं हार की बगालत कर रहा हूँ जी। तो ये तो मेरे दायित्व के साथ न्याय नहीं होगा। तो मैं मुरैना गया, ईश्वर ने बहुत कृपा रखी तो मैं मुरैना लड़ गया। फिर इस बार ग्वालियर खाली थी तो लगता था कि यशोधरा जी जा रही हैं, कोई दूसरा लड़ेगा तो ये लगेगा कि नया दे दिया, छोटा दे दिया, बड़ा दे दिया, यहाँ किसी ने लड़ना चाहिए। तो मुझे लगता था मुरैना में किसी को भी लड़ाएंगे तो अपना काम काफ़ी है और इस बार अपन किसी को भी लड़ा के जिता सकते हैं। तो मैं कहा ठीक है लड़ेंगे। फिर बीच में ये आया कि ये प्रत्याशी होगा, ये प्रत्याशी होगा। मैंने कहा एक बार तय कर दो, अपन यहाँ से लड़ेंगे, फिर कोई आएगा तो हम देखेंगे। हाँ फिर क्या है उसमें भाई। देखिए चुनाव हार और जीत तो एक अलग विषय है, लेकिन अखाड़ा तो अखाड़ा है, वो अखाड़ा अपना ही है, तो अपने अखाड़े में जोड़ करेंगे। बीच में भोपाल का विषय भी आया, बहुत लोगों ने आग्रह किया यहाँ के कार्यकर्ताओं ने जी। मैंने कहा भाई आप भोपाल में आएंगे तो एक कार्यकर्ता खाक मारेंगे, यहाँ कोई भी कार्यकर्ता को लड़ा के जीत सकते हैं। और मुझे प्रसन्नता है मैं नहीं लड़ा तो आलोक संजर जी लड़े, एक कार्यकर्ता हमारा सांसद बना, हमारे लिए गौरव का विषय है जी। तो इसलिए सामान्य तौर पर सार्वजनिक जीवन में चुनौतियाँ आती रहती हैं और आते रहना ही चाहिए जी। इनको स्वीकार करके उनसे जूझना जी, परिणाम निकालना, संघर्ष करना, मुझे लगता है ईश्वर ने जीवन बनाया भी इसीलिए जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं तोमर साहब आपको, क्योंकि संगठन के आप व्यक्ति हैं और जिस तरह से आप अपने अनुभव साझा करते हैं वो ये बताता है कि संगठन ही आपकी शक्ति है। चाहे आपने अभी भाऊ साहब का जो उदाहरण दिया
या इसके पहले कि जहां आपकी उपयोगिता संगठन की तरफ से देखी गई, आपने जाने के लिए रुख नहीं किया, और अभी जो जिम्मेदारी आपको मिली है, और मैं समझता हूं कि आपके राजनीतिक जीवन की एक बेहद अहम जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी हर महत्वपूर्ण होती है, पार्षद से लेकर सांसद तक, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बड़ी चुनौती है, और इसके लिए बहुत शुभकामनाएं। और इसके लिए भी शुभकामनाएं और चुनौती यहाँ भी बड़ी इसलिए है कि आप देश की एक ताकतवर सरकार के एक ताकतवर मंत्री हैं, और लोग अपेक्षाओं से आपकी तरफ देख रहे हैं। बहुत शुभकामनाएं देते हैं, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद शरद जी। ये थे नरेंद्र सिंह तोमर जी, केंद्रीय खान, इस्पात, श्रम और रोजगार मंत्री। और आप सुन सकते हैं कि उनके भीतर का जो संगठन का जो अनुपात उनके भीतर है, वो किस तरह से वो ध्वनि करता है, किस तरह से वो साउंड करता है। वो भाऊ साहब उतनीस का उदाहरण देते हैं ग्वालियर का, कि किस तरह से खुद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी जो थी उसको उन्होंने सेक्रीफाइस किया, उसको उन्होंने छोड़ा, क्योंकि ये बीजेपी का कल्चर है। ये एक बड़ा सवाल इसलिए भी है कि आज जो बीजेपी 3-3 राज्यों में हैट्रिक बना चुकी है, और कार्यकर्ताओं की एक पूरी पीढ़ी है जिसने सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता के रूप में ही अपने करियर को आगे बढ़ाया है, उस पीढ़ी के लिए ये एक बड़ा सबक है कि सत्ता की इस चमक दमक में आप ये मत भूल जाइए कि इसकी नींव खड़े करने के पीछे त्याग और कुर्बानी की कितनी बड़ी परंपरा है। अपने महत्वपूर्ण मंत्रालय की तरफ तोमर साहब साफ तौर पर कहते हैं कि न दबाव होगा, न भेदभाव होगा। मैं एक ताकतवर प्रधानमंत्री का मंत्री हूं, जो बहुत साफ पारदर्शी नीतियों के साथ आगे बढ़ने के पक्षधर हैं, और किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि यहाँ कोई गड़बड़ी होगी। हम एक साफ नीति को लेकर आगे बढ़ेंगे। आप ये भी समझ सकते हैं कि उन्होंने ये मंत्रालय मिलते ही एक होमवर्क किया है। जिस तरह से PSU को लेकर, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को लेकर उन्होंने बात की है कि 3 विकल्प हैं, और हम संबंधित व्यक्तियों के साथ, संबंधित समूह के साथ, संबंधित अधिकारियों के साथ बैठेंगे, और ये वो आश्वस्त करते हैं देश को कि कोई गलती नहीं होगी, कोई ऐसा फैसला नहीं होगा। जो कोशिश पूरी यही होगी कि ये जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं ये मुनाफे की तरफ लौटें, इनकी जो खामियां हैं उनको दूर किया जाए। मध्य प्रदेश की जहाँ तक बात है तो वो कहते हैं कि बहुत अच्छा मेरा अब यहाँ का अनुभव रहा है कार्यकर्ताओं के साथ, और अब एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, और संगठन गढ़े चलो के नारे के साथ आगे बढ़ता रहा हूँ, और आगे भी मेरा नारा यानी नरेंद्र सिंह तोमर का नारा तो यही है कि संगठन जो कहे वहाँ पहुँचो, उस जिम्मेदारी को संभालो, और डट कर अपना काम करके बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी अपेक्षा के, निस्वार्थ भाव से सार्वजनिक क्षेत्र की जो चुनौतियां हैं एक जनप्रतिनिधि के नाते उनको भी पूरा करो, और सरकार के एक प्रमुख ओहदेदार के नाते जो जिम्मेदारी जनता की या प्रधानमंत्री की या गवर्नमेंट की है उनको भी फुलफिल करो। ख़ास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास व्यक्ति को लेकर आपसे फिर रूबरू होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।